वेलकम टू गुप्तास क्लासेस। मेरा नाम है शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं गुप्तास क्लासेस में। ये हमारा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे। आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमने अब तक काफ़ी वीडियोस अपलोड करी हैं लाइक अकाउंट से रिलेटेड, और ऑलमोस्ट हमने अकाउंट के बेसिक को कवर किया है। कुछ थोड़ा बहुत रह गया है तो हम उसको भी कवर करेंगे। और राइट नाउ ये कोर्स जो चल रहा है वो चल रहा है EMRS के लिए। EMRS में PGT हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे वो कोई सी भी पोस्ट हो जिसमें कॉमर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। चाहे वो DSSS भी हो या फिर और कोई भी एग्ज़ाम हो लाइक UPTGT, PGT या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कॉमर्स एक अच्छी खासी वेटेज में आता है, कॉमर्स वाला पार्ट। ये हम जो कर रहे थे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे थे। हमको 50 क्वेश्चंस करने थे और हमने 20 तक ऑलरेडी कर लिए थे, है ना। और ये हमारी जो क्लास है वो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है ना, जो भी एग्ज़ाम कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहें तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21, है ना। थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है तो बीच में अगर मेरी थोड़ी आवाज़ वगैरह में दिक्कत हो तो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, जस्ट बिकॉज ये तबीयत काफ़ी डाउन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। येलो ले लिया हमने। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स, हमने कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से किया था। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखी हैं तो आपको पता होगा कि हमने कंसिस्टेंसी का जो कंसेप्ट था बहुत अच्छे से किया है। चलें देखते हैं क्या होता है कंसिस्टेंसी। द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज आर फॉलोड विच वर फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग प्रीवियस ईयर अकाउंट। क्या ये बात सही कह रहा है? हाँ, ये बात सही कह रहा है। वैसे तो हम क्या करते थे कंसिस्टेंसी में, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रोसीजर और मेथड्स को ईयर बाय ईयर फॉलो करते थे, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसी कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो क्या हम ऐसी कोई भी मतलब कंसिस्टेंसी में ऐसा नहीं था कि लाइक हम चेंज नहीं कर सकते थे? चेंज तो नहीं कर सकते थे बट चेंज भी कर सकते हैं। लाइक एज पर हमने क्या देखा था, हमने जब लिमिटेशंस पढ़ी थी ना टाइप की, कंसेप्ट और कन्वेंशन की, तो हमने लिमिटेशन में देखा था एक कंसेप्ट होता है कंजर्वेटिज्म वाला। और कंजर्वेटिज्म के कंसेप्ट में हमने क्या देखा था कि क्लोजिंग स्टॉक को जब हम वैल्यू कर रहे थे, है ना, तो उसको हम काय पे कर रहे थे, लाइक या तो कॉस्ट पे या NRV पे। इन दोनों में से जो भी कम होता था उस पर ही तो वैल्यू करते थे हम, उस पर ही तो वैल्यूड करते थे। तो अब मान लो कि पहले हमने जब फर्स्ट पीरियड में अकाउंट्स बनाए तो उस टाइम पे हमारा कॉस्ट कम था तो हमने कॉस्ट पे वैल्यू कर दिए। सेकेंड ईयर में हमारा NRV कम था तो NRV पे वैल्यू कर दी। बट यहीं इसके विपरीत कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि जो फॉलो कर रहे हो, जो मेथड फॉलो कर रहे हो, जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, वो सेम होने चाहिए थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे कॉस्ट फॉलो किया था पहले ईयर में तो अगले ईयर में भी कॉस्ट से ही आपको वैल्यू करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हमने लिमिटेशंस में देखी थी, आप सबने देखी थी हमने जब लिमिटेशंस पढ़े थे, है ना। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। अगला देखते हैं। ऑडिटर मस्ट बी सेम, ऑडिटर से तो कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों का, तो ये पॉइंट अपने आप में ही गलत हो गया। ऑल ऑफ द अबव वाला पॉइंट भी गलत हो गया। तो इसमें सही आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन इज। अब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं वो देखते हैं।
ये टॉपिक मैंने आपको वैसे समझाया नहीं था, बताया नहीं था, बट आइए हम साइड में देख लेते हैं। कोई नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम देख लेते हैं। क्या फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस का मतलब क्या है? जैसा कि आपको पता है, एजम्पशन जो शब्द बना है वो एज्यूम्ड से बना है, और एज्यूम्ड का मतलब होना कि मान लेना। ठीक है, मान लेना। ठीक है, मान लेना बिना कोई सवाल जवाब किए उस चीज़ को सच मान लेना। ठीक है, अब जैसे आप मैथ्स वगैरह में करते थे ना, एक्स को एज्यूम कर लेते, लेट एक्स बी 0, और लेट द वैल्यू ऑफ मतलब जो भी चीज़ निकालने होते थे तो आप क्या करते थे? एज्यूम कर लेते थे ना कि एक्स मान के करते थे। तो ऐसी चीज़ें हमने मान ली हैं। तो जब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या कहता है कि वो ये कहता है कि जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, है ना, लिख देता हूँ यहाँ पे, हिंदी में ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो यह मान लिया या समझ लिया जाएगा कि कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस यानी कि की पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, यानी कि कुछ कंसेप्ट का पूरी तरह से पालन मतलब उनको पालन इन द सेंस हो गया आपका, उनको उन कंसेप्ट का यूज़ करके पूरी तरह से, कुछ कंसेप्ट का पूरी तरह से पालन करके वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए गए हैं। ठीक है, हिंदी में लिखा है, बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, इसे समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ठीक है, ये सब चीज़ें बनेंगी ना, है ना, तो हम यह मान लेंगे, हमेशा यह मान लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा कि कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस यानी कि कुछ कंसेप्ट का पूरी तरह से पालन करके वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की गए हैं। मतलब कि कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं या कन्वेंशन है, उनका पूरी तरीके से यूज़ करके ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कंसेप्ट कौन कौन से हैं? तो वो 3 तरीके के हैं, है ना। एक तो ये माना जाएगा कि गोइंग कंसर्न का जो कंसेप्ट है उसका पालन हुआ है, ठीक है। दूसरा ये माना जाएगा कि जो एक्रुअल कंसेप्ट है, एक्रुअल कंसेप्ट आपको पढ़ाया था ना मैं, एक्रुअल कंसेप्ट है, उसका पालन करके ही हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं। और तीसरा जो कंसेप्ट है वो है आपका
कंसिस्टेंसी, इनका पालन करके ही हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 फंडामेंटल एजम्पशंस जो होती हैं अकाउंटिंग के वो ये होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक बता दिया मैंने आपको, गोइंग कंसर्न, ठीक है, जो हम ऑलरेडी सबरे समझ चुके हैं। एक आपका हो गया एक्रूअल और तीसरा हो गया कंसिस्टेंसी। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए, तो इसमें वो बोल रहा है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन इनमें से कौन कौन से हैं। क्या गोइंग कंसर्न के बारे में हमने बात करी अभी कि फंडामेंटल अकाउंटिंग में आता है वो? यस आता है। एक्चुअल कंसेप्ट के बारे में बात करी और कंसिस्टेंसी के बारे में बात करी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ दिस इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होगा, सबको समझ में आ गया होगा। चलें आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से क्या हो सकता है इसका सही आंसर। मेड फॉर द यूज़ ऑफ ओनर्स ओनली, क्या वो सिर्फ और सिर्फ ओनर्स के यूज़ के लिए बनाए जाते हैं? हमने जब इसका यूज़ पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो उसके बहुत सारे एंड यूज़र्स के काम में आता है। वो एंड यूज़र मतलब हो गए आपके स्टेक होल्डर्स, है ना? ठीक है, जिसको भी कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब है, तो वो हो गए स्टेक होल्डर। तो इन सब के यूज़ में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का। तो यहाँ पे वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ ओनर्स के लिए ही बनाए जाते हैं, ऐसी बात तो गलत है। अगर वो कहता ओनर्स तक ही रहता तो हम समझ भी जाते, बट उसने ओनली लगा दिया, तो ये बात यहाँ पे, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। मेड फॉर द यूज़ ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के यूज़ में ही आते हैं? नहीं, ये बात भी गलत हो गई। ये सिर्फ एक एंड यूज़र के तो हो सकते हैं, बट ये पूरी तरीके से इन्हीं के लिए बनाए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से बात गलत है। तीसरा देखते हैं। मेड फॉर द यूज़ ऑफ स्टैट्यूटरी पर्पस ओनली, स्टैट्यूटरी पर्पस का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी पर्पस का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडीज मतलब इसमें गवर्नमेंट भी आ जाएगी और अदर कोई इंस्टीट्यूशन भी आ जाएगा जो गवर्नमेंट के अधीन होके या स्टैट्यूटरी एक्ट के तहत काम करता है। जैसे आपका क्या क्या आ सकता है इसमें? जैसे आपका आ सकता है, बताएंगे आप इसके बाद को कमेंट करके बताएंगे या मैं ही बताऊं? जैसे आपका आ सकता है आपका बैंक्स वगैरह आ सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, है ना? और तुम्हारा ये क्या कहते हैं उसको, शेयर गवर्निंग बॉडी कौन सी होती है यार, शेयर मार्केट को जो गवर्न करती है, इरडा आ सकता है। इरडा क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना? और क्या बोलते हैं शेयर मार्केट को जो कवर करती है बॉडी, सेबी, हाँ सेबी भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्टैट्यूटरी एक्ट से पास हुई है बॉडी, तो ये आ सकती है, बट पूरी तरीके से सिर्फ इन्हीं के यूज़ के लिए है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। आर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बात हमको सही लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो सभी के लिए जनरल पर्पस के तरह काम करते हैं। अब उसको किसको उससे क्या फ़ायदा लेना या किसको उससे पढ़ के क्या काम है, वो सिर्फ एंड यूज़र की इंटेंशन पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इस वाला क्वेश्चन को भी हमने कर लिया है। आगे चलें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या। क्वेश्चन है आपका, कंटिन्यूस एवोल्यूशन
of the relevance of generally accepted accounting principle is required because, ठीक है, वो कह रहा है कि कंटिन्यूस हमें एवोल्यूशन करना पड़ेगा किसका, कि कितने रेलेवेंट हैं, कितने लाभकारी हैं, क्या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हमने जैप के प्रिंसिपल पढ़े थे, वो कितने लाभकारी हैं, उसका हमें कंटिन्यूसली एवोल्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि अब वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इनकरेक्ट है, मतलब कहना ये चाह रहा है कि हमें एवोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी जो स्टेटमेंट है ऊपर, उसके हिसाब से कौन सा नीचे वाला स्टेटमेंट सही बैठता है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखेंगे। दीज आर एवरलास्टिंग ऑपरेटिंग रियलिटी, कह रहा है कि यही सिर्फ और सिर्फ एवरलास्टिंग ऐसी चीज़ें हैं, एवरलास्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी रियलिटी। ऑपरेटिंग रियलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हम ऑपरेशंस के काम कर रहे हैं, लाइक कि हम अपने जो मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए या उनको सुलझाने के लिए सिर्फ यही गैप के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट उन्होंने बोला। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द एनवायरनमेंट इन विच बिजनेस ऑपरेट अंडरगोज कॉन्स्टेंट चेंज। तो जिस भी एनवायरनमेंट में बिजनेस ऑपरेट होता है उसमें कहीं ना कहीं कांस्टेंट चेंज आता रहता है। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा है कि एक बिजनेस का एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है। तो ये बात आपकी सही लग रही है हमें। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, द बिजनेस एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू टू एंड यूजर। जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होती है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, किसके लिए बनाती है, एंड यूज़र के लिए बनाती है। तो ये पॉइंट भी हमें सही लग रहा है, तो ये पॉइंट भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अगला कह रहा है, रियलिटीज़ ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड लीगल फ्रेमवर्क हैव टू बी कंसीडर्ड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं जैसे लाइक CA है, ठीक है ना, CA को क्या कहेंगे हम, एक तरीके से प्रोफेशनल अकाउंटेंट कहेंगे। तो मतलब क्या कह रहा है, जो समाज में जो रियलिटी है ना, या इकोनॉमिक चीज़ें हैं या लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क मतलब कानून के दायरे में रह के, है ना, उन सब कुछ चीज़ों को क्या एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को उन सब चीज़ों को लेके चलना पड़ता है अपनी काम को करने में। हाँ, ये सब चीज़ें उसको देखनी पड़ती हैं, उसको उन सब चीज़ों को लेकर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका सही लग रहा है, सही है मतलब। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा A। ठीक है, चलें अगला। किसी में भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो या ऐसा लगता हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और हो सकता है उसका आंसर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ऐसी चीज़ें भी होती हैं कभी कभी, लाइक है ना, हमको मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इंसान सामने वाला कोई चीज़ बता रहा है या पढ़ा रहा है तो वो भगवान है। गलतियाँ सबसे हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी मुझसे भी अगर कोई गलती हो जाए और आपको कुछ ऐसा लगे कि चीज़ें कुछ और हो सकती हैं, आंसर कुछ और हो सकते हैं, तो हम उसका हेल्थी डिस्कशन कर सकते हैं, कोई उसमें समस्या वाली बात है नहीं। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, द प्रोप्राइटर मतलब एक तरीके से ओनर, द ऑपरेटर ऑफ अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय हिम अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट। इसमें ये और लगा देना आगे, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट। तो एक प्रोप्राइटर है बिजनेस का और उसने क्या करी, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी बिजनेस में। तो अब हम किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसको क्रेडिटर मानते हैं, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो ये मैं आपको कम से कम 4 से 5 बार बता चुका हूँ अपने पुराने लेक्चर्स में, तो उसमें कहीं पे भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंसर को ढूंढने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हमने और ऑप्शन को क्यों नहीं देखा, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें पहले ही हम बहुत बार पढ़ चुकी हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें बाकी के ऑप्शनों में आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। सीधा सीधा नियम है जी, और मैं इस नियम को बहुत बार आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटी कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। अब एंटिटी कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से कौन सी बात सही है यहाँ पे। एंटिटी कंसेप्ट का मतलब ही क्या है यहाँ पे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, दो नाम होते हैं ना, हमने पढ़ा था, एक तो उसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं या फिर उसे बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या कह रहा है। द ओनर ऑफ अ यूनिट एंड द यूनिट इटसेल्फ इज वन एंड द सेम। अब यहाँ पे जो यूनिट कह रहा है ना, तो यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिट का मतलब है बिजनेस एंटिटी या बिजनेस यूनिट। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो है ना, उसको वो यूनिट बोल लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या है। यूनिट का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, द ओनर क्या कह रहा है, जो बिजनेस का ओनर है ना, और बिजनेस आपस में दोनों एक ही होते हैं और सेम होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो इस बात से ये चीज़ क्या हो जाएगी, जी वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया यूनिट का मतलब, और समझ में आ गया स्टेटमेंट का मतलब, जो स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है। दूसरा देखते हैं, द ओनर एंड द यूनिट आर ट्रीटेड सेपरेटली। भाई ये बात सही है कि ओनर तो हम अलग मानते थे है ना, और बिजनेस को अलग मानते थे, दोनों को अलग अलग ही तो मानते थे है ना। यही तो था, यही तो पढ़ा था हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में। और इनके खर्चों को भी हम अलग मानते थे। ये सब चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी। तो आंसर तो मेरे ख्याल से आंसर तो यही बन जाना चाहिए, अभी यहीं की है। पर बाकी फिर भी एक बार हम आगे के ऑप्शन देखते हैं। नो सेपरेट अकाउंट फॉर द यूनिट इज रिक्वायर्ड, मतलब कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाएंगे बिजनेस यूनिट के लिए। तो अकाउंट तो सबरे सेपरेट ही बनाएंगे, लाइक जो भी अकाउंट्स होंगे वो तो सेपरेट बनाए जाएंगे। ठीक है, और बिजनेस यूनिट के सारे अकाउंट भी सेपरेट बनाए जाएंगे। कहने का मतलब ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि बिजनेस यूनिट का और जो ओनर का अकाउंट है वो क्या एक ही होगा, मतलब नहीं बनाएंगे सेपरेट अकाउंट बिजनेस के लिए। मतलब क्या कह रहा है, एक साथ ही बनाएंगे। वो कहना चाह रहा है, नहीं लगा के क्या कहना चाह रहा है, हम एक साथ ही बना देंगे क्या, बिजनेस के अकाउंट और आपके ओनर के अकाउंट। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बात भी गलत हो गई। अगला देखना, अगला क्या कह रहा, द यूनिट इज ए प्राइवेट अफेयर ऑफ द ओनर हेंस नो अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। वो क्या कह रहा है, यूनिट तो मतलब क्या है, उसका एक प्राइवेट अफेयर है। प्राइवेट अफेयर मतलब उसका निजी अफेयर है, उसमें जो भी बिजनेस है, और उसके लिए क्या कोई अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात भी गलत हो गई। अकाउंटिंग तो सबको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा आपका बी। बिजनेस अलग है और यूनिट अलग है। यूनिट मतलब आपका बिजनेस, ठीक है, वो सॉरी ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। चलें अगला देखिए, लॉसेस आर एंटीसिपेटेड एंड अकाउंटेड फॉर इन एडवांस बट प्रॉफिट आर नॉट अकाउंटेड फॉर अंटिल इट इज रियलाइज्ड इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ। ये बात तो हमने बहुत बार पढ़ी थी, लाइक बहुत अच्छे से किया था ये कंसेप्ट हमने। और इसे हम यही चाहेंगे कि इसमें बिना ऑप्शन देखे आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको बिना ऑप्शन दिए ही पता होगा। इसलिए मैं इसमें कोई भी चीज़ों का डिस्कशन किए बगैर डायरेक्ट मैं इसका आंसर लगा देता हूँ कंजर्वेटिव कंसेप्ट पे। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन, ऑल द रेलिवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी समराइज एंड प्रेजेंटेड इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, समराइज करेंगे और अकाउंटिंग स्टेटमेंट में उसको बहुत अच्छे से समराइज और प्रेजेंट करेंगे। ये कौन सा स्टेटमेंट ऐसा बोलता था, तो हमने ये पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, याद करिए कौन से कंसेप्ट में पढ़ा था। जी हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर में। तो क्या यहाँ पे कोई डिस्क्लोजर वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है डिस्क्लोजर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर की जगह अगर आपको डिस्क्लोजर भी लिख के मिल जाए तो आंसर वही है। ठीक है, चलें अगला, अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड्स।
ठीक है, ऑफ एन एंटिटी एंड दूज ऑफ डिफरेंट एंटिटीज ऑफ अ पीरियड। कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो अलग अलग पीरियड के हैं एंटिटी के, या फिर दोज ऑफ डिफरेंट एंटिटीज ऑफ अ पीरियड, या फिर किसी अलग एंटिटी के हैं किसी पीरियड के। शुड बी बेस्ड ऑन द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स एज पर द प्रिंसिपल ऑफ, है ना, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो सेम चीज़ें रहती हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे कि इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका, क्या कंसिस्टेंसी बन सकता है इसका आंसर। बहुतों को लग रहा होगा कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी आंसर हो जाएगा, है ना, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जो एंटिटी फर्स्ट है ना, और एंटिटी सेकंड है, मतलब जैसे हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस एंटिटी से, तो ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने भी सेम मेथड यूज़ करे हों और इन्होंने भी सेम मेथड यूज़ करे हों। ये कहीं से भी संभव नहीं है। ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि दोनों ने सेम मेथड यूज़ किए हों, बट श्योर शॉट कोई नहीं कह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका कंपेरेबिलिटी। हम कंपेरेबिलिटी के अंदर क्या करते हैं, कंपेरेबिलिटी के अंदर ही हम अलग अलग एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या अपनी एंटिटी के प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा बी, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कि इसका आंसर हमने कंसिस्टेंसी क्यों नहीं लगाया और कंपेरेबिलिटी क्यों नहीं लगाया, ठीक है। कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं अकाउंटिंग के, है ना, वो हमने पढ़े नहीं है। आप चाहोगे तो मैं आपको उनको दूंगा। उसमें जैसे क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिविटी आ जाता है, रेलेवेंसी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है रेलेवेंसी आ जाता है, ऑब्जेक्टिविटी आ जाता है, ठीक है, कंपेरेबिलिटी आ जाता है ना। तो ये सब चीज़ें आ जाती है, वेरीफेबिलिटी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या क्या होने चाहिए फाइनेंशियल अकाउंट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Changing the system of valuation of closing stocks frequently will be a violation of convention of। कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने पढ़ा था ना क्लोजिंग स्टॉक को हम कैसे वैल्यू करते हैं, आइदर कॉस्ट और एनआरबी दोनों में से जो भी कम होता है उस पर वैल्यू कर देते हैं। तो वो कह रहा है कि हम बार बार क्लोजिंग स्टॉक के सिस्टम के वैल्यूएशन को बार बार हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। लाइक पहली बार हमने क्या किया, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया, वैल्यू कर दिया, दूसरी बार हमने एनआरबी पे वैल्यू कर दिया। तो हम ऐसा बार बार कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा चेंज कर रहे हैं सिस्टम के वैल्यूएशन को, क्लोजिंग स्टॉक के सिस्टम के वैल्यूएशन को, तो अगर चेंज कर रहे हैं तो ये किस वाले कन्वेंशन का उल्लंघन है। वॉयलेशन का मतलब क्या होता है, उल्लंघन, ठीक है, ये ला है बड़ा, उल्लंघन ऊपर बिंदी है, उल्लंघन, ठीक है। तो हम किस कब उल्लंघन करना है, तो हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई भी चीज़ में को एक ही तरह से बरकरार में रह के यूज़ नहीं करते हैं तो हम किसका उल्लंघन करते हैं, हम उल्लंघन करते हैं उस केस में कंसिस्टेंसी का। तो आंसर क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंसी। चलें अगला, प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। हम क्या कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने हैं फिक्स्ड एसेट पे, इंस्टीड ऑफ शोइंग देम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द ईयर ऑफ परचेज। मतलब क्या है कि हमने डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कर दिया है ना, और हमने एसेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया है जिस साल में हमने उसको परचेज किया है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी आप याद करिए। अगर मेरे लेक्चर आपने ध्यान से देखे तो आपको पता होगा कि ये चीज़ हमने पढ़ी थी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में। अगर नहीं अभी भी आपने वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने तो उसमें देखिए और डिटेल में इन चीज़ों के कंसेप्ट को समझिए, ताकि आपके सामने ये ऐसे जो क्वेश्चन है वो इजीली आप कर पाएँ। तो आंसर क्या बन जाएगा, गोइंग कंसर्न बन जाएगा। मैंने चूँकि ये चीज़ें ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर दी हैं
तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता था? मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट ये कहता था कि हमें उन्हीं चीज़ को रिकॉर्ड करना है जो फाइनेंशियल नेचर की हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल नेचर की कौन सी चीज़ है जिसकी जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला देखते हैं हेल्थ ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म। भाई हेल्थ ऑफ पार्टनर ऑफ फर्म से क्या मतलब? ये फाइनेंशियल नेचर का है, नहीं है तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। क्वालिटी ऑफ द कंसर्न गुड्स, क्वालिटी अच्छी है बुरी है, इससे बिजनेस को क्या मतलब? क्या ये फाइनेंशियल नेचर का है? नहीं, तो इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तीसरा देखेंगे वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, किसी प्लांट एंड मशीनरी की कोई वैल्यू, तो वैल्यू क्या होगी? कहीं ना कहीं वो मॉनेटरी फॉर्म में होगी, है ना, और कुछ वो कोई ना कोई फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन होगा। तो यही आपका आंसर बन जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमने पढ़ा नहीं, टेक्नोलॉजी है प्लांट एंड मशीनरी, तो हमें टेक्नोलॉजी से क्या मतलब? इसमें कोई फाइनेंशियल नेचर का कोई वो थोड़ी ना है, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, समझ में आ गया आपके? तो आंसर क्या बन जाएगा? सी आंसर बन जाएगा आपका। चलें आगे, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में से इनमें से क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन द बिजनेस, बिजनेस का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम तो आपको क्या होता है? मेंटेन करके रखना पड़ता है ना, उसको रिकॉर्ड थोड़ी ना करना है ना, वो तो आपको चीज़ों को मैनेज करना है। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। कमीशन पेबल टू सेल्समैन, भाई सेल्समैन को कमीशन पे किया है तो कहीं ना कुछ उसका अमाउंट होगा ना, और ना कुछ मॉनिटरी फॉर्म में होगा, तो उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो आंसर तो यही बनना चाहिए। बाद वाले वो भी देख लेते हैं, क्या ऑप्शंस देख लेते हैं बाद वाले ऑप्शंस में क्या है। वैसे आंसर ये हो गया यहाँ पे, पर एक बार ऑप्शन देख लें। सेविंग मेड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ बजट कंट्रोल सिस्टम, हमने कुछ सेविंग की है ना, सेविंग की है। अब कितनी सेविंग की है, क्या की है, कुछ इसका एग्जैक्ट नहीं है, तो हमने कुछ सेविंग की है ना। और सेविंग की है, बजट में क्या होता है? बजट का मतलब ये होता है लाइक कि हमने कुछ बजट डिसाइड किया है ना कि हम इस तरीके से हम चीज़ों को खर्च करेंगे, और फिर जब वाकई में उन सब चीज़ों को हमने अप्लाई किया तो उन दोनों के डिफरेंस को हम जब देखते हैं तो उसको कहते हैं वेरिएंस। कितने का वेरिएंस है? तो इन सब चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं करते, वेरिएंस को कभी रिकॉर्ड नहीं करते। वेरिएंस हम सिर्फ निकाल के देखते हैं कि हम हमारा जो तरीका था या हमने जो भी सोचा था उसके हिसाब से हम चीज़ें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ बी बन जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। बजट कंट्रोल सिस्टम आपका देखने को मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है आखिरी के मतलब वही वेरिएंस कॉस्टिंग वगैरह, जो बजट कॉस्टिंग, वेरिएंस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम से एक चैप्टर होता है, उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब फिर से मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का आ गया कि किस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। पहले बोल रहा था कि किस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस बार बोल रहा है कि किस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। हम क्या इसको करेंगे? गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी फेवरेबल है, तो हमें क्या मतलब साहब, हमारा बिजनेस से क्या मतलब है इसका? बिजनेस का मतलब तो इसका कुछ है ही नहीं, बिजनेस में क्यों रिकॉर्ड करने लग गए? सैलरी पे करी किसी पार्टनर को, ये तो हम रिकॉर्ड करेंगे भाई, सैलरी अगर पे की है तो हम रिकॉर्ड करेंगे ना। तो यही आंसर बन जाएगा मेरे ख्याल से। एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड, अब प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम किसी न्यू प्रोडक्ट से, हम बेचेंगे तो प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब तक प्रॉफिट होगा नहीं तब तक हम वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव यही कहता है प्रॉफिट को कभी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बन गया यहाँ पे? आंसर बन गया आपका बी। ठीक है, समझ में आ रही है आपकी? चलें अगला देखते हैं। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव विल हैव द इफेक्ट ऑफ। अब कंजर्वेटिव का कंसेप्ट हम लगा रहे हैं, तो कंजर्वेटिव के कंसेप्ट में हम क्या कहते थे कि हम लॉस को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, और लॉस जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना रिकॉर्ड कर लीजिए।
है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपका लॉस होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे भले ही 1% की संभावना क्यों ना हो। और प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या बन सकता है इसमें। कंजर्वेटिव जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ हो सकती है, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है इन स्टेटमेंट में देखते हैं। क्या उससे इनकम का ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा? इनकम का ओवर स्टेटमेंट तो हो नहीं से रहा, क्योंकि इनकम के ओवर स्टेटमेंट के तो बिल्कुल खिलाफ होता है कंजर्वेटिव। वो चाहता ही नहीं है कि भाई ओवर स्टेटमेंट हो प्रॉफिट का या इनकम का, ठीक है, तो गलत हो गया। ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, हाँ, जब हम चीज़ों में लॉसेस को ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो पक्की बात है कि बढ़ जाएंगे एक्सपेंसेस। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी बन जाना चाहिए, और बी ही है इसका आंसर, ठीक है। अगला देख लें, क्या लायबिलिटी कम हो जाएंगी? लायबिलिटी तो बल्कि बढ़ जाएंगी। आप प्रोविज़न वगैरह बनाओगे, चीज़ों को, वो लॉसेस को रिकॉर्ड करोगे, तो लायबिलिटी तो बढ़ जाएंगी ना, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया कि लायबिलिटी कम हो जाएंगी, बढ़ेंगी बल्कि। अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट, भाई अंडर स्टेटमेंट मतलब कम हो रही है प्रोविजन ऑफ फॉर बैड और डाउटफुल डेट, तो ये आंसर, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इन सब चीज़ कंजर्वेटिव के केस में तो ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलें 36 वाला क्वेश्चन करें। एक मिनट थोड़ी सांस ले लूँ, मैं काफ़ी देर से बोले जा रहा हूँ ना। चलिए 36 वाला क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ डाउट चूज द सॉल्यूशन लीस्ट लाइकली टू ओवरस्टेट एसेट एंड इनकम। जी हमने डायरेक्ट, ये बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही पढ़ा था हमने, और मैंने अंडरलाइन करके भी कहा था कि ये लाइन आपके काम की है, इसको पढ़ लो, समझ लो और दिमाग में डाल लो। नहीं डाली थी तो ये आप सबकी गलती है ना, ठीक है, क्योंकि मैं हर स्टेटमेंट जो काम का होता है उसको मैं बार बार कहता हूँ कि ये चीज़ काम की है, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो कहता था कि हमेशा हमको वैसा मेथड यूज़ करना है जिससे कभी भी क्या हो, ओवर स्टेटमेंट ना हो, किसका, प्रॉफिट्स का, एसेट्स का, इनकम का। तो ये कौन सा मेथड कहता था? ये कंजर्वेटिज्म कहता था, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव। अगला देखते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी शोन एज अ फुटनोट ऑफ अ बैलेंस शीट ड्यू टू। हम कंटिंजेंट लायबिलिटी को कहाँ पे दिखाते हैं? फुटनोट में दिखाते हैं, फुटनोट में दिखाते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी को शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? ताकि एंड यूज़र को पता चले कि हमारे ऊपर इस तरीके की कोई लायबिलिटी आगे फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या था कि प्रोबेबिलिटी है, अभी संभावना है कि इस तरीके की लायबिलिटी हम पे बन सकती है, वो अभी बनी नहीं है, इसलिए उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी कह रहे थे। तो अब उसको एंड यूज़र को तो बता के ही चलेंगे ना कि ऐसी ऐसी हमारे पे आगे संभावना हो सकती है कि इस तरीके की चीज़ें हमारी कंपनी के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उसके स्टेट ऑफ अफेयर में ऐसी ऐसी चीज़ें का सामना करना पड़ रहा है, तो आगे भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जो लायबिलिटी है वो सच में लायबिलिटी बन जाए, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो इस सब केसेस में हम एंड यूज़र को बताना चाहते हैं और एंड यूज़र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। तो एंड यूज़र से जब सब कुछ दिखाना होता और कुछ भी छुपाना नहीं होता, तो वो कौन से कंसेप्ट में कहा गया था? वो बात कही गई थी फुल डिस्क्लोजर में। तो इधर देखो है क्या, फुल डिस्क्लोजर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। चलें आगे, अगला देखते। अगला, इफ नोट्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि हमने जैसे अभी हमने ऊपर जो कहा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को फुटनोट में दिखाना पड़ेगा, है ना। अगर हमने उसको नहीं दिखाया है तो जी कौन से कंसेप्ट का वायलेशन है? तो अभी हमने देखा कि हमें एंड यूज़र को सब कुछ सच्चाई बता के चलनी है, उनको कभी भी मतलब क्या है, उनको ट्रू एंड फेयर फेयर व्यू देना है, क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ आवर बिजनेस का। तो इस सच केस में
कि हम उनसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम कहाँ दिखाएंगे, फुटनोट में दिखाएंगे। और अगर यदि हम उसको फुटनोट में नहीं दिखा रहे हैं तो ये कौन सी कंसेप्ट का वायलेशन है, ये है आपका फुल डिस्क्लोजर का वायलेशन। तो इसका आंसर भी क्या बन जाएगा, फुल डिस्क्लोजर बन जाएगा। ठीक है, अगला, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम आर टेकन इनटू अकाउंट इन डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस अंडर। भाई हमने ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, हालांकि ज़्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया था इन सब चीज़ों के बारे में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बात करेंगे। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रू, अनएक्रू, है ना, इनकम रिसीव इन एडवांस वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बात करेंगे। या फिर जनरल एंट्री का अगर हम टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की जनरल एंट्रीज देखेंगे, तो हम इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। बट फिर भी मेरा थोड़ी थोड़ी चीज़ें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बारे में आपको बता दी थी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस को और इनकम को हम प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्या, क्योंकि ये कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के तहत यूज़ करते हैं इन सबको, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। क्या ये बात सही कह रहा है, क्या ये मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के तहत यूज करते हैं। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का दूसरा नाम और क्या है, इसको मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका मेरे को आंसर चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दे देना कि मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को और किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, हमने अपना जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स किए थे तो हमने उसमें देखा था, जब अकाउंटिंग के बेसिक्स हम कर रहे थे तो हमने इन दोनों का वहाँ पे डिफरेंस देखा था ना, इन दोनों का डिफरेंस देखा था। ठीक है, और इसके बाद हम देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन है एक्चुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और चौथा है आपका बी और डी। यहाँ पे बी और डी नहीं होगा, यहाँ पे होगा बी और सी। ठीक है, तो इसका आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डी आंसर बन जाएगा, क्योंकि मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को ही हम एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। और हमने जब डिफरेंस देखा था तो हमने देखा था कि कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में जितना मिलता है और जितना हम पे करते हैं उतना ही डायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड से हमें कोई मतलब नहीं होता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, तो आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं प्रीवियस तो ये आपकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ, लास्ट के 10 क्वेश्चन रह गए, चलो करते हैं जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट एज्यूम इंडेफिनिट लाइफ ऑफ अ बिजनेस। इसमें ज़्यादा हौच पौच करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता है कि इंडेफिनिट लाइफ ऑफ बिजनेस की बात कौन करता है। ये करता है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, तो इसका आंसर बन जाएगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म अप्लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम क्या होता है, ये भी कंसेप्ट, ये भी आपको मेरे को कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं मेरे को, मैंने पहले वाले का तो आंसर मैंने खुद ही बता दिया था, बट इसका आंसर आपको मेरे को देना है कि कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म अप्लाई होगा किसके ऊपर अप्लाई होगा, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन पे अप्लाई होगा। नॉट प्रोवाइड, क्या डेप्रिसिएशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, बताइए आप। हाँ जी, ऐसा होता है। ठीक है, तो आंसर 1 सही हो गया। दूसरा, नॉट प्रोवाइडिंग डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, है ना, राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट के राइट ऑफ में बात करी थी ना हमने, जब कंसेप्ट पढ़ा था कंजर्वेटिज्म का, इंटेंजिबल एसेट्स और उन सब चीज़ों को राइट ऑफ करने की बात जब की थी, तो आपने नहीं पढ़ा है ये कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट, तो आप पढ़ लीजिए प्रीवियस वीडियो में जाके। शोइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी एज अ फुटनोट, तो किस पे अप्लाई होता है बताइए। देखो, इस पे तो अप्लाई होता है, इस पे भी होता है ना, और इस पे भी होता है ना। अच्छा, एक चीज़ है, कभी कभी क्या होता है कि कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं,
और लिमिटेशन में पढ़ा था तो हमने ये भी देखा था कि एक दूसरे को ये कहीं ना कहीं काटते रहते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर मान लो ऑप्शंस में ऐसा दे रखा क्वेश्चन कि हम कंटेंट लायबिलिटी को फुटनोट में दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो उसका आंसर हमने देखा था फुल डिस्क्लोजर था। अगर ऑप्शन में फुल डिस्क्लोजर नहीं दे रखा है ना, और कंजर्वेटिज्म दे रखा है, तो आप आंसर करेंगे फिर कंजर्वेटिज्म पे, अगर फुल डिस्क्लोजर नहीं दे रखा है ऑप्शन में तो। ठीक है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि मान लो फुल डिस्क्लोजर दे रखा है, फुल डिस्क्लोजर दे रखा है और कंजर्वेटिज्म भी दे रखा है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर ऐसा आता है तो पहला प्रेफरेंस आपको फुल डिस्क्लोजर पे देनी है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस आपको फुल डिस्क्लोजर पे देनी है। और फुल डिस्क्लोजर नहीं होगा तो कंजर्वेटिज्म का ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है MCQ फॉर्म में। ठीक है, अब ये क्यों है क्या है इस पर मैं आपको ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आंसर जो होना चाहिए वो फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, बट कहीं कहीं पे इसका आंसर आपको कंजर्वेटिज्म भी दिखाई दे सकता है। तो इधर हमने देखा कि ये ऑप्शन है, ये भी है, ये भी बन सकता है ना। तो कह रहा है, तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमने नॉट लगाना भूल गए हैं क्वेश्चन के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन 3 बन रहे हैं ना, एक से ज़्यादा बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म नॉट, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख दो नॉट अप्लाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस पे अप्लाई नहीं होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसका जो ऑप्शन बना वो होगा आपका ऑप्शन बी, नॉट प्रोवाइडिंग डिस्काउंट और क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर को डिस्काउंट देंगे तो अपना नुकसान है ना, है ना, क्रेडिटर को डिस्काउंट देने पे ये बिलीव नहीं करता है। ठीक है, सॉरी, क्रेडिटर को वो देंगे हम, डिस्काउंट देंगे तो इसमें क्या होगा, क्रिएटर से अगर डिस्काउंट मिलेगा तो हमारा क्या फ़ायदा है, और फ़ायदे की बात तो ये करता ही नहीं है ना, ये तो सिर्फ नुकसान की बात करता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। यहाँ पे नॉट है, याद रखना, यहाँ पे इससे पहले नॉट लगा लेना क्वेश्चन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो हम देखेंगे कि हमने कंजर्वेटिज्म देखा था, तो कंजर्वेटिज्म सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा था कि नुकसान की बात करता था, फायदे को तो उसे रिकॉर्ड देखना ही नहीं। तो देखो ऐसी चीज़ देखो, इसमें जो फायदे की बात कर रही हो तो वही आपका ऑप्शन बन जाएगा। देखें क्या नॉन एप्लीकेशन की बात कर रहा है, कन्वेंशन की। ठीक है, तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी। ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी हो सकती है क्योंकि भाई नुकसान होगा, चीज़ें बढ़ेंगे, प्रोविज़न बनेंगे, तो लायबिलिटी का बढ़ना तो तय है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, एसेट का अंडर स्टेटमेंट होगा, एसेट्स कम होंगे, जी ऑप्शन बन सकता है दूसरा वाला, तो इसको अभी एक बार होल्ड करके चलते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, क्या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जे भी होंगे, जे वाला काम हुआ और जे वाला काम होगा, उसमें नई की पूछिए ना कि कोई कौन सा नई का ऑप्शन है। ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, एसेट का बढ़ना होगा, अंडर स्टेटमेंट एसेट तो होगा ही होगा, तो जे भी बन जाए। तो मतलब वो पूछा है कि इसमें से कौन सा नॉन एप्लीकेशन है कंजर्वेटिज्म का, तो ये 3 ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 3 ऑप्शन आपको नुकसान वाले दिख रहे हैं, लॉसेस वाले दिख रहे हैं, बट यही एक ऑप्शन है जो फ़ायदे वाला दिख रहा है, और फ़ायदा कभी भी होता नहीं है कंजर्वेटिज्म के कंसेप्ट में, तो आंसर क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, ए विल बी द आंसर। चलें अगला, अ फर्म परचेज 5 ब्रीफकेस फॉर इट्स मैनेजर कॉस्टिंग 500 ईच। एक फर्म ने 500 रुपये के 5 ब्रीफकेस खरीदे मैनेजर के लिए। द अकाउंटेंट चार्ज इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टीड ऑफ शोइंग एस एसेट। एसेट दिखाने की बजाय उसने काय में लगा दिया है, इसको लगा, इस वाले खर्चे को उसने दिखा दिया है काय में, P&L में। ठीक है,
अब यहाँ पे देखते हैं कि जो 500 रुपये का खर्चा है वो अकाउंटेंट को ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटा खर्चा है ना, पहली बात तो ये है ना, तो उसने इसको P&L में शो कर दिया, ना कि एसेट में शो किया। अब ये कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किया होगा, क्या इसमें कंसिस्टेंसी बन जाएगा? कंसिस्टेंसी में तो हम क्या कहते थे, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, ईयर बाय ईयर यूज़ करो, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बन जाएगा? बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो ऐसी कोई बात हो नहीं रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। क्या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बन जाएगा? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो सिर्फ ये बात कहता था कि मनी में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसे रिकॉर्ड करो, मनी में नहीं हुआ है तो मत करो, उसे छोड़ दो। पर ये रिकॉर्ड तो कर ही रिया है ना, उसको रिकॉर्ड करने से कहाँ मना करे, रिकॉर्ड तो किया है उसने। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो आंसर बन जाएगा मैटेरियलिटी कंसेप्ट। और मैटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता था कि भाई मैटेरियल चीज़ों को हमको रिकॉर्ड करना है और इमैटेरियल चीज़ों को हमको छोड़ देना है। ठीक है, माना कि अब जो एक्सपेंस इतने बड़े नहीं थे तो अकाउंटेंट ने उसको क्या कर दिया, उसको P&L में शो कर दिया बजाय उसके एसेट को दिखाने के, तो इसका आंसर बन जाएगा मैटेरियलिटी कंसेप्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 स्मॉल फाइल्स 4 रुपीज ईच was charged to expense when purchased even though they had a useful life of several years। मतलब उनकी 3 फाइल ली है छोटी छोटी, जैसे अब आपकी प्लास्टिक की फाइल होती है ना, तो वो वैसी वो फाइलें तो सालों साल चलती हैं, तो वो कह रहा है कि उसको एक्सपेंस में दिखा दिया है, जबकि वो सालों साल चलती हैं, तो उसको हमें ये कह रहा है एसेट की तरह दिखा देना चाहिए था, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो वो कह रहा है कि ये किसके अकॉर्डिंग किया है, क्यों किया गया, तो सेम वही चीज़ जो हमने ऊपर अभी पढ़ी, लाइक एज वी ऑल नो कि हियर द एक्सपेंसेस इज टू लो, है ना, द एक्सपेंस इज टू लो, देयरफॉर इट इज शोन एज एक्सपेंसेस रेदर देन शोइंग टू बी एन एसेट। एसेट दिखाने की वजह इसको एक्सपेंस दिखा दिया। और ये हमसे क्या कौन सा कंसेप्ट कहता है, ये हमसे कंसेप्ट कहता है आपका मैटेरियलिटी कंसेप्ट। तो इसका आंसर भी क्या बन जाएगा, मैटेरियलिटी कंसेप्ट इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चले आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, इसमें कौन सी चीज़ कंजर्वेटिव से अप्लाई नहीं करती, तो देखो ऐसा ऑप्शन जिसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो वही ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव कभी भी फ़ायदे की बात नहीं करता है। नॉट रिलेटेड लिखा है ना, तो देखते हैं प्रोविज़न बनाएंगे क्या डाउटफुल डेथ के लिए इन एंटीसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट, तो ये काम तो हम करेंगे, तो ये आंसर नहीं बन सकता। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये काम भी हम कंजर्वेटिव में करते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं बन सकता है। चार्जिंग ऑफ स्मॉल कैपिटल आइटम एज रेवेन्यू, ये हमें समझ में नहीं आया, इस कैपिटल आइटम को रेवेन्यू बना के दिखा रहे हैं, इससे कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। तो जी हम क्या कर देंगे, इसकी को हम आंसर बना देंगे। ठीक है, ठीक है, और आखिरी ऑप्शन भी आप देख लो, क्या हम प्रोविज़न बनाते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर का, ठीक है, तो ये भी हम काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा आपका ये, ठीक, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट और कॉस्ट विच एवर इज लोअर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रिंसिपल, ये हमने पढ़ा था, ढंग से पढ़ा था ये कंसेप्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, बिना ऑप्शन को देखे ही बता दो, सोच लिया आपने हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा आपका कंजर्वेटिव। ठीक है, पढ़ा दिया मैंने ऑलरेडी, इसलिए डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, जिसने मेरी वीडियोस बाकी नहीं देखी हैं पीछे की, जाके देखिए। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज शोन एज द फुट नोट टू बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, हमने मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की दिखाई फुट नोट में, क्यों दिखाई, क्योंकि हम एंड यूज़र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, और जब हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते तो सबको उनको क्लियरली बताना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्लियरली बताने वाला काम कौन सा कंसेप्ट करता है, वो करता है आपका फुल डिस्क्लोज़र। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फुल डिस्क्लोज़र आज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट
बना रहे हैं हम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ, जी हमने सब कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर बन जाएगा। मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, इस वजह से ही बता रहा हूँ क्योंकि हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का कंसेप्ट क्या कहता था, रियलाइजेशन का कंसेप्ट कहता था या तो आपने सेल कर दी है तो आप इनकम रियलाइज कर दोगे, या फिर आपके पास कोई लीगल राइट एस्टेब्लिश्ड हो गया है। तो लीगल राइट कैसे बनता है, लीगल राइट तभी बनता है कि जब आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपका जो गुड्स है जो भी आपने सेल के दौरान किया है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, गुड्स इज ट्रांसफ़र। अगर गुड्स ट्रांसफ़र हो गया तो आपके ऊपर लीगल राइट बन जाएगा। सेल होने का मतलब लीगल राइट बनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेल आप क्रेडिट पे भी कर सकते हो, है ना, और है ना, ठीक है। सॉरी, पैसे आने का मतलब लीगल राइट नहीं है कि आपके पास कैश रिसीव्ड हो गया तो आप मतलब कैश रिसीव नहीं हुआ तो लीगल राइट नहीं माना जाएगा, कैश रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि आप सेल क्या पे कर सकते हो, क्रेडिट पे भी कर सकते हो। क्रेडिट पे किया, मान लो कैश रिसीव नहीं हुआ, बट प्रॉपर्टी तो आपने ट्रांसफ़र कर दी है। प्रॉपर्टी इन द सेंस आपने अपना गुड्स वगैरह जिसकी भी आप सेल कर रहे थे वो ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ट्रांसफ़र कर दिया है तो इसका मतलब आपके ऊपर लीगल राइट बन गया है। लीगल राइट बन गया है इसका मतलब ये है कि आप सामने वाली पार्टी को सू कर सकते हो अपने पैसे के लिए, ठीक है। तो आंसर देखते हैं इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या, व्हेन कैश इज रिसीव फ्रॉम डेटर, ये एक ऑप्शन हो सकता है, पर आगे के ऑप्शन देखना पड़ेगा कि डेटर से कैश रिसीव। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है ना। व्हेन ऑर्डर इज रिसीव, ऑर्डर रिसीव होने में तो कोई बात नहीं है, तो ये ऑप्शन बन नहीं सकता है। व्हेन ऑल ऑफ द अबव टेक प्लेस, और ये पूरी तरीके से बन नहीं सकता है, क्योंकि ऑर्डर इज रिसीव का ऑप्शन तो से तो कोई मतलब ही नहीं है रियलाइजेशन से। ऑर्डर तो ऐसे बहुत रिसीव होते रहेंगे, ऑर्डर रिसीव होने का मतलब ये थोड़ा है कि हम ये मान लेते इनकम रियलाइज हो गई है। तो इस केस में हम पहली प्राथमिकता जो देंगे वो देंगे आपके ऑप्शन बी को, कि अगर गुड्स डिलीवर हो गया है कस्टमर को, गुड्स डिलीवर होने का मतलब ये है कि आपके पास लीगल राइट आ गया है ना। और लीगल राइट आ गया इसका मतलब क्या है, अब उससे आप पैसा या इनकम अपनी लेने के लिए उससे लेने के लिए आप उस पर दबाव बना सकते हो, प्रेशर बना सकते हो, शू कर सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन ड्यूअल कंसेप्ट। ड्यूअल कंसेप्ट के हिसाब से हम जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन, तो ड्यूअल कंसेप्ट में हमने क्या कहा था कि हर एक क्रेडिट का इक्वल एंड अपोजिट डेबिट होगा, बोला था ना। एवरी डेबिट हैज़ एन इक्वल क्रेडिट, जो डेबिट कर रहे हो उसका एक इक्वल क्रेडिट भी होगा एक ट्रांजेक्शन में जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन में जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम ट्रांजैक्शन की ड्यूअल कंसेप्ट के हिसाब से, वो किसके ऊपर बेस्ड है, क्या वो डबल अकाउंट सिस्टम पे बेस्ड है, डबल अकाउंट सिस्टम पे वो बेस्ड नहीं है। क्या वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, उस पर भी नहीं है। नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा आपका डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की ये सेवा आपकी समाप्त करता हूँ, ठीक है। मैं आपका दोस्त शुभम आपसे मिलता रहूँगा, अलविदा, तब तक के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसका हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, अपने यार मित्रों को शेयर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अच्छी लगी हो आपको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करके बताइएगा कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, ठीक है, और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।